झारखंड में एक पॉलिटिकल क्राइसिस उठे, जहां पे इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के गवर्नर को रिकमेंड करा कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें झारखंड की विधानसभा से एमएलए की तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्या है ये पूरा मसला? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बात करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं? अगर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? आज की तारीख में हेमंत सोरेन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? और यूपीएससी ने इस पूरे मसले में पिछले कुछ वर्षों में क्या सवाल पूछे हैं, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो क्या हैं। वहां पे चुनाव आयोग ने झारखंड के गवर्नर को एक रिकमेंडेशन दिया कि आप हेमंत सोरेन को, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको झारखंड की विधानसभा से एमएलए के तौर पे अयोग्य घोषित कर दीजिए। गवर्नर ने पूछा ऐसा क्यों? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने नाम पर कई सारी खदानें अलॉट करी हैं, कई सारी माइंस अलॉट करी हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन है, वायलेशन है। ऐसे में क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का वायलेशन करा है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है और गवर्नर को उन्हें एमएलए के तौर पे विधानसभा से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ये वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन काफी बार हमने सुना। क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन? सबसे पहले यह समझते हैं कि जो हमारा संविधान है वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बोलता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे दो आर्टिकल्स में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। सबसे पहले आर्टिकल 102 में जो हमारे सांसद होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। और आर्टिकल 191 में जो हमारे एमएलएज होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई है। तो ये दो आर्टिकल नंबर आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कि अगर हम किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं तो उसके आधार, ग्राउंड्स क्या क्या हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इवन दो आर्टिकल 102 एमपीस के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है और आर्टिकल 191 एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, लेकिन दोनों केसेस में, दोनों आर्टिकल्स में ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डिट्टो सेम है। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। सबसे पहला ग्राउंड है अनसाउंड माइंड। यदि कोई अदालत एक एमएलए या एमपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे कि अभी इनमें उतनी मानसिक शक्ति नहीं है कि ये जनता के लिए अच्छा कानून बना सकें, ऐसे केस में वो एमपी या एमएलए को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सेकंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कि आपने दुनिया जहान का पैसा देना है और आप उधारी लेके बैठे और किसी का पैसा नहीं लौटा रहे हो, ऐसे केस में भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और चौथा ग्राउंड है एंटी डिफेक्शन लॉ। सपोज करिए आपने पार्टी ए के टिकट पे चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आप जीत गए और आपने पार्टी ए छोड़कर पार्टी बी ज्वाइन कर ली। ये तो गलत बात है। आपको टिकट दिया पार्टी ए ने, आपकी कैंपेनिंग करी पार्टी ए ने, लेकिन आपने चुनाव जीतने के बाद पार्टी ए छोड़कर पार्टी बी ज्वाइन कर ली। इस दल बदली को रोकने के लिए हमारे 10वें शेड्यूल में एक कानून है जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई व्यक्ति चुने जाने के बाद दल बदलता है तो उनको भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये चार ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा एक ग्राउंड और है जिसे कहते हैं लाभ का कोई पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, उस केस में भी उन्हें एमपी एमएलए की पोजीशन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सवाल उठता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? पूरे संविधान में कहीं पे भी यह टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपको ऐसा पद धारण करके बैठे हैं जहां से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, जहां से आपको पैसे की प्राप्ति होने वाली है, उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक बात बोलता है कि जो राष्ट्रपति का पद है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का पद है, गवर्नर का पद है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मंत्री, ये सारे के सारे ऑफिसेस जो हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते। तो अगर कोई प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर चाहे स्टेट लेवल पे बने चाहे यूनियन लेवल पे बने, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। तो यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो आपको एमपी एमएलए के तौर पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
क्योंकि हम इस शब्द की कई बार बात कर चुके, मैं आपको फटाफट से सुप्रीम कोर्ट की 1964 की एक जजमेंट के बारे में बता देता हूं। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। आप जब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन करना हो, आपको पता लगाना हो कि एक पर्टिकुलर नौकरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, आप उसमें ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए। सबसे पहले कि वहां पे नियुक्ति कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, वहां पे सैलरी कौन दे रहा है, कौन से अकाउंट से सैलरी जा रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, या किसी और खाते से, कहां से ये सैलरी जा रही है। अगर हम उस पद पे से किसी व्यक्ति को हटाना चाहते हैं तो वो कौन हटाएगा, और उस पद पे जो व्यक्ति हैं उनके पास कौन कौन सी पावर है। ये 4 ग्राउंड आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप किसी भी पद को बताना चाहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो आप अपने आप से 4 सवाल पूछेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1964 की जजमेंट में बोला। तो आज की तारीख में जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सारी नौकरियां हैं, इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। तो यदि आप कल को आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनते हैं, या कल को आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। एक और ग्राउंड है, और वो ये है कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 हमारे संसद भवन को एक पावर देता है कि इन 5 क्राइटेरिया के अलावा अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन का कोई और क्राइटेरिया ले डाउन करना चाहते हो तो आप एक कानून पास कर सकते हो। तो हमने क्या देखा? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंटी डिफेक्शन। इन 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर संसद भवन कोई और अयोग्यता का ग्राउंड घोषित करना चाहता है तो वो संसद भवन में कानून पास करके ऐसा कर सकता है। तो हमने देखा कि हमारे संविधान में क्या क्या ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद भवन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास करा और उसके अंदर कई सारे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डाले गए। राइट। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो पार्लियामेंट ने ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डाले हैं वो कौन से ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले है हेट्रेड एंड वायलेंस। मतलब कि अगर आप दो ग्रुप्स के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, रेजिडेंस के नाम पर, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर अगर आप दुश्मनी प्रमोट करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब कि आप एमपी और एमएलए नहीं बने रह सकते, क्योंकि आप वायलेंस और हेट्रेड, नफरत को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये जो ग्राउंड्स मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्वालिफिकेशन के, ये कहां दिए हुए हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। अगर आप अपनी एमपी या एमएलए होने का गलत फायदा उठाते हैं, या फिर आप किसी वोटर को धमका रहे हैं कि आप देखो मेरी पार्टी के लिए वोट करना वरना देखना फिर ऐसा हो जाएगा, अगर आप अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, उस केस में भी आपको एमपी एमएलए की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हमने देखा हेट्रेड एंड वायलेंस। अभी हम देख रहे हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन। अगर आप महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कुछ करते हैं, उस केस में भी आपको एमपी एमएलए की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे कि दहेज मांगना, सती प्रथा को प्रमोट करना, रेप, या फिर महिलाओं के प्रति कोई भी क्रूरता दिखाना। अगर इसमें से आप किसी भी चीज में इंडल्ज होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया देख रहे हैं। पहले हमने 102 और 191 आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया देखा। फिर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास करा है उसमें क्या ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, जिसमें हमने हेट्रेड एंड वायलेंस देख लिया और क्राइम अगेंस्ट विमेन देख लिया। अब देखते हैं और ग्राउंड्स। एक ग्राउंड है स्मगलिंग एंड टेररिज्म का, कि अगर आप कोई प्रतिबद्ध आइटम को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, कोई इलीगल आइटम को, बैंड आइटम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आप किसी नशीले पदार्थों का, ड्रग्स का, ऐसे सब्सटेंसेस का जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर बैंड हैं, अगर आप ऐसे किसी पदार्थ को प्रमोट करते हैं तो उस केस में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आतंकी गतिविधियों में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर आप किसी अनलॉफुल एसोसिएशन का हिस्सा बनते हैं, कोई टेरर आउटफिट, कोई
बैंड ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप हिस्सा बनते हैं, उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्राउंड है बूथ कैप्चरिंग एंड इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स, कि जब चुनाव होता है, रैलियां निकलती हैं, इस तरीके से अगर कुछ भी हो रहा है और उस टाइम पे आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एमपी या एमएलए की तरह। जैसे कि आप पोलिंग बूथ से बैले पेपर चुरा लें, लोगों को वोट ना डालने दें, कि आपको लग रहा है मैं तो हार जाऊंगा, तो मैं सारे के सारे बैले पेपर ही चुरा लेता हूं। बूथ कैप्चरिंग कर लेना, गुंडे भेज के लोगों को डराना धमकाना कि नहीं, इन्हीं नेताजी के लिए आप वोट करोगे। या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो किसी फ्रॉड से, कि मेरे को दिख रहा है मेरे सामने कॉम्पिटिटर खड़ा है, तो वो मेरे से ज्यादा वोट ला सकता है, तो मैं उसने जो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करा है, मैं वो फाड़ के फेंक देता हूं। या फिर एक प्रथा होती है जहां पे आपने अपने चुनाव में कितना खर्चा करा, उसका पूरा हिसाब किताब आपको इलेक्शन कमीशन को देना होता है विद इन सर्टेन टाइम। कुछ समय के अंदर अंदर आपने अपने चुनाव में जितना भी खर्चा करा है, वो सारा का सारा अकाउंट आपको इलेक्शन कमीशन को देना है। अगर आपने नहीं दिया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर सरकारी नौकरी होने पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी में है और आपने उस नौकरी से रिजाइन नहीं करा है चुनाव लड़ने से पहले, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जहां पे भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की 25% शेयर होल्डिंग है, वो एक तरीके से सरकारी मानी जाती है इस एक्ट के अंदर, कि किसी भी कंपनी में अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की 25% शेयर होल्डिंग है और आप उस कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो उसे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। या फिर आपको किसी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि आपने बेईमानी करी थी, आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए जो आपको लगता है कि आपके फायदे का है, इन सब केसेस में आपको एमएलए और एमपी की तरह डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये जो हेमंत सोरेन का पूरा केस है, इलेक्शन कमीशन ने जो मसला उठाया कि उन्होंने अपने नाम पे माइंस अलॉट कर लिए थे, वो बेसिकली ये वाला ग्राउंड है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, उन्होंने माइंस अपने नाम करवा ली और एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो गए। ये वाला ग्राउंड यूज करके इलेक्शन कमीशन कहता है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करा है और इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उन्होंने वायलेट करा है, और इसीलिए वहां के राज्यपाल को उनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा एक ग्राउंड है अपॉन कन्विक्शन, कि अगर कोई अदालत आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा देती है कोई क्राइम करने के लिए, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ जहां पे किसी अदालत ने एक एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दी, तो भी एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्लॉज नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए तो जिंदगी भर दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। कुछ कुछ टाइम पीरियड है कि अगर आप 2 साल के लिए कोई सजा के पात्र बन गए हैं, तो उसके बाद आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इस प्रकार से अलग अलग टाइम लिमिट्स दी हुई हैं, लेकिन परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी ग्राउंड हमारे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया हुआ है। तो हमने देखा ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास करा है, उसमें क्या ग्राउंड है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, इसका डिसीजन कौन लेता है, और जो एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं उनके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेता है, तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें दल बदली की, डिफेक्शन की, उस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा में, स्पीकर ऑफ विधानसभा विधानसभा में, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा में, या चेयरमैन ऑफ विधान परिषद में। अगर दल बदली का केस है तो उस केस में फाइनल डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेंगे। अगर दूसरे मैटर हैं जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई मसला, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन सारे केसेस में स्टेट लेवल पर डिसीजन लेते हैं गवर्नर, और पार्लियामेंट्री लेवल पर डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप किसी एमपी को सिटीजनशिप, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट लेवल पे अगर आप किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजनशिप के ग्राउंड पे, तो वो गवर्नर करेंगे।
एक बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति और गवर्नर जो भी डिसीजन यहां पे लेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एड और एडवाइस पे। तो डिस्क्वालिफिकेशन का सारा डिसीजन जो प्रेसिडेंट और गवर्नर लेते हैं वो इलेक्शन कमीशन के एड और एडवाइस पे लेते हैं। सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनके पास कौन कौन सी रेमेडी, कौन कौन से उपाय अवेलेबल हैं। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो अदालत में उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उनके पास पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की सजा को या तो हटा दें या कम कर दें। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति करप्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हुआ है उस केस में इलेक्शन कमीशन के पास यह सजा कम करने की पावर नहीं है। करप्शन के अलावा अगर दूसरे ग्राउंड पे कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ है तो इलेक्शन कमीशन उनके डिस्क्वालिफिकेशन को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है। इसके अलावा एक प्रावधान और है कि यदि कोई एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनकी जो सीट खाली हुई है उस खाली सीट के ऊपर वो दोबारा से बाय इलेक्शंस लड़ सकते हैं। तो ये 3 रेमेडीज अवेलेबल हैं किसी भी एमपी एमएलए को अयोग्यता के खिलाफ। तो हमने ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या दिया हुआ है वो सारे ग्राउंड देख लिए, हेट्रेड, वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, टेररिज्म, ये सारी चीजें। प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल देख लिया, स्पीकर और चेयरमैन का रोल देख लिया। इसके अलावा क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या उपाय अवेलेबल हैं एक डिस्क्वालिफाइड एमपी एमएलए के पास, वो देख लिया। अब देखते हैं आज की तारीख में हेमंत सोरेन का जो मसला है उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेमंत सोरेन के पास आज की तारीख में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि वहां के गवर्नर इलेक्शन कमीशन के एड और एडवाइस पे हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सीट है वो खाली हो जाएगी। उस खाली हुई सीट के ऊपर वो दोबारा से बाय इलेक्शन लड़ सकते हैं, उपचुनाव लड़ सकते हैं और दोबारा से झारखंड के विधायक बन सकते हैं। एक सोल्यूशन उनके पास यह है। और आपको पता है कि हमारे संविधान में एक क्लॉज दिया हुआ है कि यदि आप 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हैं बिना विधायक बने तो वो अलाउड है। मतलब कि अगर हेमंत सोरेन को आज डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वो बिना एमएलए रहे 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर जो उनकी सीट खाली हुई है उसमें अगर वो उपचुनाव लड़ते हैं तो वो दोबारा से विधायक बन सकते हैं। एक ऑप्शन ये अवेलेबल है। यदि हेमंत सोरेन को करप्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वैसे इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि उन्होंने क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कीजिए। लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी भी हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ये बोल सकता है कि करप्शन के ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को आप डिस्क्वालीफाई कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब हेमंत सोरेन को एमएलए और सीएम दोनों की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और फिर झारखंड में नए मुख्यमंत्री आएंगे। मतलब कि यहां पे 2 सिचुएशंस हैं। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है उस केस में वो दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर करप्शन के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते 5 साल तक। उस केस में उन्हें सीएम और एमएलए दोनों की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। यदि झारखंड में नए मुख्यमंत्री आते हैं तो जैसे ही नए मुख्यमंत्री आएंगे झारखंड के जो गवर्नर हैं वो वहां पे विधानसभा में उन्हें फ्लोर टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। जो नए मुख्यमंत्री हैं या तो वो फ्लोर टेस्ट जीत सकते हैं या हार सकते हैं। जीत गए तो ठीक, यदि नए मुख्यमंत्री झारखंड में फ्लोर टेस्ट हार गए तो उस केस में गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं कि वहां पे राष्ट्रपति का शासन लगाया जाए। तो हमने देखा ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में डिसीजन कौन लेता है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, हेमंत सोरेन के पास आज की तारीख में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस पूरी डिस्कशन में 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे को मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं। एक है क्वाजी फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है ये कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के एडिशनल क्राइटेरिया संसद भवन में कानून पास करके ले डाउन कर सकते हैं। यहां पे हमारे को हमारे संविधान का क्वाजी फेडरल नेचर दिखता है। आर्टिकल 102 कहता है कि एमपीस का
जो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो पार्लियामेंट ले डाउन करेगा। आर्टिकल 191 बोलता है कि एमएलएस का जो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी पार्लियामेंट ले डाउन करेगा। मतलब कि यहां पे स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं है। इससे दिखता है कि हमारा जो केंद्र है वो मजबूत है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल नेचर की तरफ है। एक और क्राइटेरिया हमारे को यहां पे देखना है एंड दैट इज क्वाजी जुडिशियल रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमने यहां पे देखा कि इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देता है गवर्नर और प्रेसिडेंट को कि आप एमपीज और एमएलएस को कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होता है और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन के खिलाफ नहीं जा सकते। यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस के खिलाफ यहां पे जाते हैं तो आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। यदि गवर्नर इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के खिलाफ जाते हैं तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नर से अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं और गवर्नर को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। तो यहां से हमारे को समझ आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। मतलब कि उसके पास थोड़ी बहुत यहां पे न्याय करने की पावर है और इसलिए उसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। तो हमने यहां पे देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, डिसीजन कौन लेगा, रेमेडी क्या है, हेमंत सोरेन के पास ऑप्शंस और 2 एडिशनल क्राइटेरिया। अब देखते हैं यूपीएससी ने यहां पे क्या सवाल पूछे हैं। प्रीलिम्स 2020 में इधर एक सवाल पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट। अगर कोई भी व्यक्ति वोट करने के लिए एलिजिबल है तो उनको आप मंत्री बना सकते हो 6 महीने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपके पास वोट करने की आजादी 18 साल की उम्र में आ जाती है, लेकिन स्टेट में या पार्लियामेंट लेवल पे आप मंत्री कब बन सकते हो उसके लिए मिनिमम एज आपको 25 चाहिए क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की मिनिमम एज लिमिट 25 है। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। मैंने आपको अभी बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी ग्राउंड हमारे को दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर डी होगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एक्सप्लेन विद कंक्रीट एग्जांपल्स। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसके पास थोड़ी बहुत न्याय करने की पावर है और इसलिए उसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। तो यहां पे आप इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल ले डाउन कर सकते हैं। मेंस 2020 में there is a need for simplification of procedure of disqualification of people found guilty of corrupt practices under representation of people act। करप्ट प्रैक्टिसेस एक ग्राउंड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने का। उसके प्रोसेस में हमारे को सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, कोर्ट में चैलेंज करने की प्रक्रिया देखी और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का रोल देखा, इलेक्शन कमीशन की पावर देखी, 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होता है करप्शन के केस में वो देखा, वो सारे पॉइंट आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। मेंस 2019 का एक सवाल, on what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of People Act 1951। ये जो कानून है 1951 का, इसमें कौन से ग्राउंड्स पर लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू पीपल अगेंस्ट दिस डिस्क्वालिफिकेशन। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्बेटिम अभी डिस्कस करा कि क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन, वायलेंस, टेररिज्म, एनिमिटी, ये सारे ग्राउंड्स हमने देखे और सोल्यूशन क्या क्या, कोर्ट जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन सजा कम कर सकता है और ये सारी चीजें हमने अभी देखी। तो ये आंसर हमने वर्बेटिम यहां पे तैयार करा। इसके अलावा एसए का एक क्वेश्चन आया 2021 में, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए बेहतर प्रथाएं हैं। यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए हम जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया है उनको चेंज कर सकते हैं, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ला सकते हैं इस तरीके से, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें हम यहां पे लिख सकते हैं। एसए 2020, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यहां पे हम अगेन जो हमने पूरा क्रिमिनलाइजेशन, डिस्क्वालिफिकेशन देखा, अगर हमारे लॉ मेकर ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, सिंपली अपने सिर्फ काम पे फोकस करेंगे कानून बनाने के, तो हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन और इन सब चीजों की हमारे को कभी जरूरत ही ना पड़े। अगेन सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में हमने जो पढ़ा वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।